हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हमारा द्विपद प्रमेय। आज आपका टॉपिक यानी चैप्टर स्टार्ट है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो 3 चैप्टर किए हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं अच्छे से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सारणिक। सारणिक क्या होता है? सारणिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ पहले बताऊंगा कि आपको अगर मैं बोलूं कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है या फिर आपका क्षैतिज कौन सा होता है। क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ठीक, या अगर मैं इसमें आपको ये एरो बनाऊं इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक, या फिर मैं इनको ऐसे लेटा दूं, अगर मैं इनको ऐसे लेटा दूं तो इनको क्या कहेंगे? अगर आपके ऐसे हैं ऊपर को, यानी कि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, जैसे स्तंभ खड़े रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि क्षैतिज। ठीक, जो नीचे लेटे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल। और जो ऊपर को ऐसे स्तंभ की तरह खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ठीक है, ये 2 चीज समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वर्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम, और अगर हॉरिजॉन्टल होते हैं यानी कि क्षैतिज होते हैं उसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, अगर ऐसे नीचे लेटी हुई होती है उसको हम बोलते हैं रो, और जो ऊपर खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम। हिंदी में बोले तो ये बोलते हैं स्तंभ, और इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, तो ये 2-3 नाम हैं आपको जो याद रखने हैं। डिटर्मिनेंट्स में आपकी इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि रो और कॉलम। चलो, अगर ये समझ में आ गए तो हम बात करते हैं अब आपकी विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अगर मैं आपके पास एक आयत बनाऊं, मैंने आपको एक आयत बनाया, अगर मैं इसमें विकर्ण की बात करूं तो जिसने मैथ किया है हाई स्कूल इंटर में तो उसको आराम से पता होगा कि विकर्ण कौन से होते हैं। विकर्ण कौन से होते हैं? अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मिला दूं तो ये इसका होगा एक विकर्ण। ऐसे सेम इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला दूं तो इसको भी एक विकर्ण बोलते हैं। तो एक आयत में यानी कि एक रेक्टेंगल में कितने विकर्ण होते हैं? यानी कि डायगोनल। विकर्ण को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। तो कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल्स है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इसमें मेन फोकस हमारा काम क्या है? विकर्ण बताने का। ठीक है, डायगोनल का काम है। तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है आज का, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बताई मैंने? एक तो रो, ये आपकी रो होगी, और इस तरह से आपका क्या होगा? कॉलम होगा। ये पंक्ति, ये स्तंभ। और इस टाइप से अगर होगा, ये जो आपके इस तरह से होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो ये 3 चीजें आपको जो याद रखनी है। अब बात चलते हैं हम अपनी सारणिक की ओर। सारणिक क्या होगा? सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट होता है आपके पास कोई नंबर्स हैं, आपके पास कोई नंबर्स हैं, अगर हम उनको वर्टिकल 2 लाइन में अरेंज कर सकें
तो जो बन के तैयार होगा उसको हम बोलेंगे सारणिक। ठीक है, किसको बोलेंगे हम सारणिक? अगर कोई भी नंबर हम दो वर्टिकल लाइन में अरेंज कर सकें तो हम उसको बोलते हैं सारणिक। ठीक, यानी कि अरेंज द नंबर विद इन द टू वर्टिकल लाइन्स, अरेंज द नंबर विद इन द वर्टिकल टू वर्टिकल लाइन्स। अब नंबर किस जगह आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने 1 2 3 4 ये 4 नंबर लिए हैं मैंने, और मैंने इनको दो वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दिया। किस तरह से? आपके हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो ये जो बन के तैयार हुआ है इसको हम बोलेंगे सारणिक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेट्स। बात आगे समझ में? तो इसकी क्या डेफिनेशन हो गई? अरेंज द नंबर या अरेंज द अच्छा, इससे पहले अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, उससे पहले मैं बता देता हूं, जो ये 1 2 3 4 हमने लिए हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट, यानी कि अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? अरेंज द एलिमेंट विद इन द टू वर्टिकल लाइन्स, दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेट्स। समझ में आ गई क्या डेफिनेशन है? अरेंज द एलिमेंट इन विद द टू वर्टिकल लाइन्स, दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेट्स। तो अब इसमें बात आती है आपकी, जो हमने बता दिया इसमें एलिमेंट कौन से होंगे? एलिमेंट होंगे जो इसमें आपने इसमें अरेंज किए हैं। तो ये तो हमने नंबर लिए हैं, आप इसमें अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, ए बी एंड सी। ए बी सी एंड डी, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, या फिर जैसे क्वेश्चन में देगा वो हम उस तरह से लेंगे। तो इनको हम सजाने, दो वर्टिकल लाइन में हमने क्या कर दिया? वर्टिकल यानी कि क्षैतिज। ठीक है, हमने उसमें क्या कर दिया? सजा दिया। तो अगर इस वाले रूप को हम क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। ठीक, और जो इसके अंदर हमने ये अल्फ़ाबेट लिखे उनको बोलते हैं हम एलिमेंट, यानी कि अवयव। चलो, अब इतना नोट करने के बाद आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, डिटरमिनेट आपको समझ में आ गया किसको बोलेंगे? अब मैं आपको एक डिटरमिनेट लिख रहा हूं यहां पर, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए वर्टिकल लाइन। ठीक, अब जो आपके पास ये 1 और ए और बी है, तो ये हम बोलेंगे R1, यानी कि रो फर्स्ट। ये आपकी रो मैंने बताया था ना, इस तरह से होगी। तो आपकी रो अगर इस तरह से होगा, वो आपका होगा कॉलम, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। आगे बात समझ में? किस लिए बताया था मैंने? ये आपकी रो, तो इसमें एक रो ये वाली और एक दूसरी रो ये है। शॉर्टली फॉर्म लिख देते हैं इसको हम R1 और इसको R2। R1 का मतलब कि फर्स्ट रो और R2 का मतलब है सेकंड रो। सेम ऐसे इसमें है, यहाँ पर ये कॉलम है आपकी, तो कॉलम को C1, ये आपकी C2। ठीक है, C1 C2, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो पहले रो होती है, फिर होता है आपका कॉलम। चलो, अब इसमें ये तो आपको पता चल गया कि रो और कॉलम किसको कहते हैं। तो अगर मैं R1 में एलिमेंट की बात करूं, R1 में यानी कि फर्स्ट पंक्ति में, यानी कि फर्स्ट रो में आपके एलिमेंट की बात करूं, तो कौन कौन से आएंगे? ए और बी, ए और बी। सेकंड में क्या करूं बात, तो सी एंड डी। और C1 की बात करूं तो ए और सी, और C2 की बात करूं तो बी और डी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया है कि इसमें अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो C1 में ये एलिमेंट हो गए, C2 में ये होंगे, R1 में ये और R2 में ये। ठीक है, तो R1 आपके रो और कॉलम क्लियर हो गए।
अब बात आती है इसमें कि डिटर्मिनेट का ऑर्डर क्या होता है, इनकी कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इसमें एक होता है डिटर्मिनेट्स का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो मल्टीपल बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जितनी उसमें रो हैं, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या बाय, यहां पर मल्टीपल नहीं बोल के हम बोलेंगे इसको बाय नंबर, यानी कि पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, यानी कि कोटि हो जाएगी, कोटि। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रो को रिप्रेजेंट करेंगे हम m से और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे हम n से। तो कोटि क्या हो गई इसकी m/n। जैसे यहां पर रो कितनी है, 1 2, तो 2 इसकी क्या होगी, ये आपकी रो हो गई। कॉलम कितनी हो गई, 1 2, 2 इसकी क्या हो गई, कॉलम हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। समझ में आ गई? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। तो अगर हम कहेंगे 2/2 का हम डिटर्मिनेंट लिखिए, तो आपको उसमें 2 रो बनानी है और 2 ही बनानी है आपको उसमें कॉलम। चलो, ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर समझ में आ गया क्या होता है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m/n। m हम रिप्रेजेंट करते हैं रो को और n रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉलम को। ठीक है, चलो अब बात आती है इसमें कि मैंने तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम ही लिए हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर हम तो इसमें 3 रो 2 कॉलम लेंगे या 3 रो 3 कॉलम लेंगे। ठीक है, ले सकते हैं, बट इसमें एक ही आपका रो और कॉलम दोनों सेम होनी चाहिए, तभी वो डिटर्मिनेट बोली जाएगी। उसमें रो और कॉलमों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी वो आपकी डिटर्मिनेट्स बोली जाएगी, अदरवाइज वो डिटर्मिनेट नहीं बोली जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। मैंने इसमें A B C और 1 2 3 ये ले लिए। ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताइए कि रो और कॉलम कितने हैं। रो कितनी है इसमें, 1 2, 2 तो रो हो गई। कॉलम कितनी हो गई, C1 C2 एंड C3, यानी कि रो 2 है और कॉलम 3 है, यानी कि 2/3 रो 2 और कॉलम 3। बट ये डिटर्मिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट नहीं कहलाएगा आपका। डिटर्मिनेट तभी कहलाएगा अगर इसमें रो और कॉलम की संख्याएं हैं, नंबर्स जो हैं वे इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें हमें एक रो और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या बनेगा, हमारा डिटर्मिनेट बनेगा। -1 0 2, मैंने इसमें कोई भी रैंडमली नंबर ऐड कर दिए। अब इसमें R3 भी होगा, ये आपका C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो यानी कि रो कितनी है इसमें, रो आपकी 3 है, कॉलम कितनी है, कॉलम भी आपकी 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका हो गया आपका 3/3, यानी कि ये R ये C, ये रो ये कॉलम, यानी कि m/n। बात आएगी समझ में। डिटर्मिनेट में रो एंड कॉलम आपकी क्या होगी, सेम होगी, तभी वो आपकी डिटर्मिनेट कहलाएगी, अदरवाइज डिटर्मिनेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो जब इक्वल होंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर जिसमें आपकी वर्टिकल यानी कि आमने सामने की सारी भुजाएं क्या होती है, जिसमें सारी भुजाएं जो साइड्स हैं वे इक्वल होती हैं, वो आपका क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है, यानी कि स्क्वायर बोला जाता है।
अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होती है वो आपकी स्क्वायर बोली जाती है। ठीक है, चाहे वो 2/2 का हो या 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 का हो। आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3/3 की दी हुई है, तो आपको 4/4 पर इतना फोकस नहीं करना है, आपको 3/3 पर ही ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करना है। तो स्क्वायर का पता चल गया, ऑर्डर पता चल गया। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर डिटर्मिनेंट कौन सी होगी? जिसमें रो एंड कॉलम सेम होगी। वैसे डिटर्मिनेंट सारी आपकी क्या होगी? स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बता दिया? ऑर्डर और आपका स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी? ये उसकी ऑर्डर होगा। तो आप इसको नोट कर ले सकते हैं। अब फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने रो पंक्ति पढ़ ली, कॉलम पढ़ लिया। अब रह गया इसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल कौन सा होगा? मैंने एक ABCD ये आपकी क्या ली? मैं डिटर्मिनेंट ली आपकी 2/2 की, 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो आपकी क्या हो गया? 2/2 की आपकी ये डिटर्मिनेंट हो गई। अब इसमें डायगोनल क्या होगा? डायगोनल मैंने बताया था जो तिरछे होते हैं रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में भी, तो वो क्या बोले जाते हैं? आपके विकर्ण यानी कि डायगोनल बोले जाते हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें है, तो ये आपके क्या है? डायगोनल। ये पहला डायगोनल D1, ये कैपिटल ले लो। ये है आपका सेकंड डायगोनल। बात आ गई समझ में? 2 डायगोनल हो गए इसमें, D1 D2। पहले डायगोनल की अगर बात करें एलिमेंट की, तो कितने क्या क्या एलिमेंट है इसमें? A एंड D। और दूसरे की बात करें तो इसमें कितने हैं? C एंड B। ठीक है, अगर डायगोनल के एलिमेंट की बात करें तब हमें बताना है ये 2 डायगोनल्स होंगे डिटर्मिनेंट में, एक ऐसे और एक ऐसे, चाहे वो 3/3 का हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें डायगोनल कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक हो गया ये। ठीक है, 3/3 में भी और 2/2 में भी। अब इसमें आपका आता है एक डायगोनल की तो बात हो गई। ठीक, अब एक चीज और है इसमें, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं या इसी में ही बता देता हूं मैं कि आपके इसमें डायगोनल हो गए 2, एक तो ये और एक ये। एक होता है लीडिंग डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण होता है एक लीडिंग डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? मुख्य विकर्ण होगा आपका 1 2 3 4 5 6 -1 0 2। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? जो ये वाला होगा, ये आपका इसमें बोला जाएगा मुख्य विकर्ण। वैसे मुख्य विकर्ण आपके 2 होंगे, बट अगर मुख्य विकर्ण की बात होगी तो वो होगा 1 5 2 यानी कि इस तरह वाला। ठीक है, आगे समझ में? मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, आपको ये नोट करके लिखने हैं कि कैसे होगा। अगर मुख्य विकर्ण की अगर डेफिनेशन आती है तो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझा देना कि आप एक बना देना ABC या 2/2 में ले लो, 3/3 की जरूरत ही नहीं है। तो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? A और D। तो A एलिमेंट AD इज ए लीडिंग डायगोनल। बात आ गई समझ में? लीडिंग डायगोनल कौन सा होगा? ये वाला। तो हमने इसमें विकर्ण पढ़ लिया, स्तंभ हो गया, पंक्ति भी हो गई। ठीक, चलो, और आपको यह याद रखना है डिटर्मिनेंट हमेशा आपका क्या होगा? स्क्वायर में ही होगा। यानी कि स्क्वायर का मतलब है इसमें रो एंड कॉलम जो नंबर होंगे रो एंड कॉलम के वे इक्वल होंगे, तभी आप यानी कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, 2/2 3/3 या 4/4, तो वो आपकी बोली जाएगी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक की फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना, सारणिक बनानी हमको आ गई कि सारणिक किसको बोलते हैं
उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें ऑर्डर एंड आपकी रो, कॉलम एंड डायगोनल, ये सब चीज़ हमने इसमें पढ़ ली कि ये क्या क्या होती है। अब चलते हैं हम इसके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कि सारणिक का मान किस तरह से आपका इसमें निकलता है। चलो, तो पहले हमें इसे एक सारणिक बनानी पड़ेगी, तभी हमें मान निकालना पड़ेगा। पहले हम एक सारणिक बनाते हैं, फिर हम उसका मान निकालना सीखेंगे। तो पहले मैं जनरल में निकालूंगा, फिर आपके इसमें यानी कि अल्फ़ाबेट में निकालूंगा, फिर आप इसमें हम नंबर लेके एक मान निकाल देंगे। मैंने लिया यहाँ पर A1, B1, A2, B2, ठीक है। चलो, तो ये इसकी रो 1, ये इसकी रो 2, ये इसकी C1, ये इसकी C2, यानी कि कॉलम और कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स है, वो सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, 2x2 की डिटरमिनेंट्स है। तो अब इसमें हमें अगर मान निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले C1 पकड़ना है। C1 से ही आप वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो स्टार्टिंग में आ रहा है उसको पकड़ो। पहला एलिमेंट कितने, पहले तो पहला एलिमेंट है ये, तो पहले एलिमेंट की इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दो नीचे की ओर। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आप 10th क्लास से आए हैं कुछ बच्चे, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने में इसलिए होती है क्योंकि वे ध्यान से नहीं सुनते और उन्होंने कुछ पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक वर्ड अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी डिटरमिनेंट आपको आ जाएगी। आपने पहला एलिमेंट पकड़ा A1, इसकी मल्टीपल करनी है इसके क्रॉस से। क्रॉस से बोल रहा हूँ, इसके सामने से नहीं बोल रहा हूँ, इसके क्रॉस से करनी है हमेशा, ठीक है। तो क्रॉस से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, A1 की गुना हम कर रहे हैं B2 में, मल्टीपल कर दी। A1 की B2 में हमने क्या करी, मल्टीपल कर दी। अब माइनस के साथ हमें घटाना है A2 की गुना B1 में, इसकी ऐसे क्रॉस गुना, इसकी ऐसे क्रॉस गुना, तो A2 की गुना करनी हमें B1 में। तो ये इसका हम बोलते हैं मान, ये इसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब A1 B1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 -1 1 2 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, तो बट आपकी वैल्यू इसी तरह से निकलेगी। किस तरह से निकलेगी, दोबारा देख लो, A1 की गुना B2 में और A2 की गुना माइनस के साथ B में, ठीक। और हम इसको डिनोट जो करेंगे, जो डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं उसको हम करते हैं कैपिटल D से, यानी कि कैपिटल D यानी डिटरमिनेंट्स, और एक और सिंबल है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। त्रिभुज बना लो छोटा सा, तो इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, वैसे बोलते हैं इसको डेल्टा है, आप इसको त्रिभुज भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, A1 B2 A2 B1, तो इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो डिनोट करना आ गया, किससे डिनोट करेंगे हम डिटरमिनेंट को, D से या फिर डेल्टा से। चलो आइए, तो हमने A1 B1 में निकाली वैल्यू, अब हम निकालते हैं इसके नंबरिंग में या इंटीजर में ले लो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी, 1 -1 0 और 2, ठीक है। तो आप, ये आपका हो गया एक डिटरमिनेंट, 2/2 का है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू किस तरह से मैंने बताई है, वैल्यू मैंने बताई है कि ऊपर जो आपका पहला एलिमेंट है इसकी गुना करनी है तिरछी, 1 की गुना करनी है 2 में, तो 1 गुना 2, और माइनस के साथ ये वाला माइनस की गुना करनी है इसमें, 0 की गुना करनी है -1 में, 0 की गुना करनी है -1 में। हमेशा जहां भी माइनस आए, अगर कोई एलिमेंट आपका माइनस में आ रहा तो हमेशा आपको उसको ब्रैकेट में रखना है, जिससे कि प्लस माइनस में कोई गलती ना हो, तो आपको माइनस में रखना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 2 माइनस 0 की गुना करोगे 0, तो वैल्यू आ गई इसकी 2, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया है, इसका मान यानी कि वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 2, ठीक है। तो ये हमने निकाला है
अगर ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है। ऐसी सेम हम निकालेंगे 3/3 में, वो भी मैं आपको निकालनी सिखाऊंगा। पहले इसको अच्छी तरह से देख लीजिए किसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सीखा 2/2 के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना। 3/3 की निकालेंगे, बट उससे पहले हम अभी कुछ और टॉपिक हैं यानी कि जो हमें आपको पढ़ानी है, उसके बाद हम निकालेंगे 3/3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, मैं आपके पास आपको दो इक्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन कैसे, मैंने दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। यहाँ पर दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी डिटरमिनेंट आपकी इक्वेशन में भी चलेगी और वैसे भी चलेगी। तो अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं और इसमें जैसे कि हमने दिया a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर मैं b1y को इधर लेके चले जाऊं, a1x ये हो जाएगी माइनस, प्लस का इधर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब a1 और b1 को नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, a1 और b1 और x को इधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, माइनस के y अपॉन x। सेम अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं b2y इज इक्वल टू 0, तो सेम अगर मैं इसे भी ऐसे ही करूं, ये माइनस में हो जाएगा b2y और a2 अपॉन b2 को इधर लेके आ जाऊं और माइनस के y अपॉन x। तो अब क्या देख रहे हैं, माइनस के y अपॉन x, माइनस के y अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी है a1 अपॉन b1, इसकी वैल्यू कितनी है a2 अपॉन b2, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। माइनस के y अपॉन x बराबर ये है और माइनस के y बराबर y अपॉन x बराबर ये है, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा, a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 हो जाएगा। अगर आपकी राइट साइड बराबर है 2 की, तो उसकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर रख दिए मैंने। अगर हम इसकी गुना इसमें यानी कि क्रॉस मल्टीपल करें तो कितना आएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा a1 b2 और बराबर कितना आएगा a2 b1, और मैं अगर इसको इधर लेके आ जाऊं तो कितना आ जाएगा, ये a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इधर ले आऊं तो कितना बन गया a1 b2 माइनस a2 b1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया था, अगर मैं वैल्यू निकालूं a1 b1 a2 b2, ये वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो a1 की गुना b2 में माइनस के साथ a2 की गुना b1 में, तो ये क्या है आपका, ये तो a1 b2 माइनस a2 b1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, a1 b2 b1 b2, आता है समझ में। तो हम इतना प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं डिटरमिनेंट को, इक्वेशन से डायरेक्ट बना सकते हैं हम क्या, डिटरमिनेंट को। कैसे, चलो हम इसको बताते हैं। हम ये तो आपको समझाने के लिए था कि ये डिटरमिनेंट किस तरह से बनी है, ये अगर तो इक्वेशन दी हुई है और डिटरमिनेंट हमें बनानी है तो किस तरह से बनानी है, आपको इस तरह से बनानी है, ठीक। अब अगर हमें डायरेक्ट बनानी है तो डायरेक्ट कैसे बनेगी, डायरेक्ट दे दो, दो इक्वेशन दी हुई है और अगर हमें डिटरमिनेंट बनानी है तो किस तरह से बनेगी, x1 का कोएफिशिएंट कितना है a1, यहां पर x1 का x का डिटरमिनेंट x का कोएफिशिएंट कितना है a1 और यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है a2, तो वो उसको सेकंड में लिखो। यहां पर y का कितना है b1 और यहां पर कितना है b2, बन गई डिटरमिनेंट, डायरेक्ट बन जाएगी, ठीक है।
अगर फर्स्ट इक्वेशन आपने ये मान रखी है तो x का कोफिशिएंट ये और y का कोफिशिएंट ये, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये और सेकंड का y का ये। अगर इसमें तीसरी इक्वेशन होती तो आप इसमें, अगर तीसरी इक्वेशन होगी तो उसमें x y z होंगे, अगर दो इक्वेशन है तो उसमें x y होगा, अगर हमें डिटरमिनेंट बनानी है तो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए बताया मैंने क्योंकि आपकी इसमें इक्वेशन आएगी और उसमें हमें डिटरमिनेंट भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें 3/3 की ले लेते हैं, ये तो हमारी 2/2 की थी। अब मैं इसमें आपकी 3/3 की लेके दिखाता हूं। मैं आपके A1 A2 में नहीं ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं आपके नंबरिंग में, यानी कि जैसे कि 2x माइनस के 3y प्लस के z इक्वल टू 0, x प्लस के 3y माइनस के 2z इक्वल टू 0, 3x माइनस के y प्लस के 5z इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये मैंने आपके पास 3 इक्वेशन लिखी है, तो इससे आपका डिटरमिनेंट कैसे बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट जितने भी है वे तो आपकी रो वन C1 हो जाएगी, ये C2, ये C3, या बोल दो ये इसकी जितने भी आपके कोफिशिएंट आएंगे x y z के वो आपकी हो जाएगी R1 यानी कि फर्स्ट रो। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट है माइनस के 3, z का कोफिशिएंट है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे सेम इसमें यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर माइनस के 2, यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ पर माइनस के 1 और यहाँ पर 5। ये डिटरमिनेंट तैयार होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या निकालनी है, अगर 3 इक्वेशन दी है या 2 इक्वेशन दी है तो आपको डिटरमिनेंट निकालनी है, तो आपको x y z के कोफिशिएंट लेने हैं। अब x y z की जगह आपके यहाँ पे a b c भी हो सकती है, यानी कि 2a माइनस के 3b प्लस के c, तो आप उसमें फिर x a b c के कोफिशिएंट लेने हैं। अगर x y z के दिया तो x y z के लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, डिटरमिनेंट बनेगी। तो हमने 2/2 के डिटरमिनेंट की बात करी, उसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी। अब 3/3 की बात करी हमने, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 3/3 की किस तरह से निकलती है। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट कर लो। और हमारा नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है आपका उपस्थानिक या फिर लघु घटक, यानी कि सब डिटरमिनेंट और या फिर उसको बोलेंगे माइनस। ठीक है, तो हमने सारणिक पढ़ लिया, डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम उपसारणिक, यानी कि सारणिक हमें आना चाहिए तो उपसारणिक आराम से बन जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मैंने आपको सारणिक डिटरमिनेंट लिखी है 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर को हम कोटि भी बोलते हैं और क्रम भी बोलते हैं, तो तृतीय क्रम की आपकी सारणिक है, यानी कि थर्ड ऑर्डर का आपका क्या है, ये डिटरमिनेंट्स है। ठीक, तो अब आपको बताना है सब मैट्रिक्स और माइनस। सब मैट्रिक्स कौन सा होगा आपका, अब सब मैट्रिक्स के लिए आपके इसमें 9 सब मैट्रिक्स होंगे। 9 सब मैट्रिक्स, जैसे अगर मैं इसको ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर आपका कितना है, इसमें ऑर्डर आपका 3/3 यानी कि 3/3। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, इसमें इस डिटरमिनेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप इसके ऑर्डर को मल्टीपल कर दो, इसके ऑर्डर को मल्टीपल कर दो कि कितना आ जाएंगे, इसमें एलिमेंट आ जाएगी, तो एलिमेंट्स के नंबर्स यानी कि नंबर संख्या आ जाएगी। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 9 एलिमेंट्स है। मल्टी आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके ऑर्डर को आप मल्टीपल कर दो तो इसके ऑर्डर आ जाते हैं। तो इसमें सब मैट्रिक्स आपकी कितनी बन सकती है, 9 बन सकती है, उपसारणिक या फिर माइनस यानी कि लघु घटक। तो आप इसमें कितने आएंगे, 9 आएंगे।
प्रत्येक यानी कि हर एक एलिमेंट का आपका लघु घटक अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ही इसमें देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे हमें A1 का निकालना है लघु घटक, स्टार्टिंग में हमें A1 का हमें माइनस निकालना है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप खुद लिख लेना। लघु घटक अगर हमें निकालना है तो वो कितना आएगा। आप हमने करी बात A1 की, ध्यान से सुनना, हमने बात करी है A1 की, तो A1 की जो रो है उसको हटा दो और A1 की जो कॉलम है उसको हटा दो, यानी कि A1 की छुपा दो और A1 का कॉलम हटा दो। जो बचा हुआ है वो डिटरमिनेंट में लिख दो। एक तो ये हटा दो और एक ये हटा दो, तो जो बचा हुआ है वो आपका बन रहा है A1 का लघु घटक। उसको सारणिक में लिख दो। कौन कौन से बचे, ये हटा के क्या बचा, B2 B3, यहां पर क्या बचा, C2 C3। तो ये A1 का आपका माइनस है। ठीक है, A1 का क्या है, लघु घटक। कैसे आया कि जो भी आपका एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं उसी की रो और उसी की कॉलम को हटाकर जो एलिमेंट बचेंगे वो आपको डिटरमिनेंट में रख के जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, लघु घटक हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका A1 का। और निकाल के दिखा देता हूं मैं, A2 का निकाल रहा हूं। A2 का क्या हो जाएगा, अब A2 की तो रो, पूरी रो ये हट गई, अब A2 का ही कॉलम हटा दो। ये अब ये भी इंक्लूड होंगे, ये हटेंगे नहीं। ठीक है, इसका काम था सिर्फ A1 का। अब हमने A2 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो इसी को हमने कवर कर दिया, फिर इसको कवर कर दिया। अब जो बचे ये हटा दिए हमने, अब जो बचे हैं, जो वाले बचे हैं वे लिखो। कौन कौन से बचे हैं, एक तो B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3, B1 B3 और C1 C3, C1 C3। तो ये क्या आ गया इसका, A2 का लघु घटक आ गया, A2 का लघु घटक आ गए। ऐसे सेम अगर A3 की बात करें तो A3 का कितना आ जाएगा। अब ये A3 यहीं पे मौजूद है तो इसकी रो और इसी के कॉलम, ये वाला कॉलम हटा दो, अब ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक तो ये और एक ये, तो कौन कौन से बचे, B1 B2 C1 C3 C2। कौन कौन से बचे, B1 B2 और C1 C3। तो क्या बचे यहाँ पर, B1 B2 C1 C2। तो ये आ गया A3 का लघु घटक, A3 का लघु घटक आ गया। ऐसे हमें किसके निकालने हैं, B1 B2 B3 के, फिर C1 C2 C3 के। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या निकालने हैं, इसके लघु घटक निकालने हैं। चलो मैं आपके B1 के निकाल के दिखा देता हूँ, C1 के निकाल के दिखा सकता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब मैं निकाल रहा हूँ B1 B2 B3 के। चलो हम पहले निकालते हैं B1 के। तो B1 के कितने आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा B1 आपके ये हट जाएगा यहाँ से, आपको नहीं करने है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ओनली। ठीक है, तो ये आपको डॉटेड करके नहीं दिखाने हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको डॉटेड नहीं करने, आपको डायरेक्ट लिखने हैं। आपको अगर 2-3 बार करोगे तो आराम से ये आ जाएंगे। जैसे हमें B1 का निकालना है तो B1 की रो ले लो, रो को हटा दो, इस वाली रो को हटा दिया हमने, और इसकी कॉलम, तो इसकी तो कॉलम ये हो गई B1 की, और इसकी कॉलम कौन सी होगी, बीच वाली, ये और ये। ठीक है, एक तो ये और ये, तो कौन कौन सी बची, A2 A3 C2 C3। तो ये आपका बन गया B1 का लघु घटक, B1 का लघु घटक बन गया। ठीक है, अब B2 पे आ जाओ। B2 का क्या हो जाएगा, B2 का आपकी रो तो यही रहेगी, कॉलम ये हो जाएगा
इसकी रो और कॉलम क्या कौन से बचे, एक तो A1 A3 C1 C3 B2 बन गया। अब निकालोगे B3 के, B3 कौन सा है, ये इसकी तो ये तो रो तो चली गई ये वाली, कॉलम ये हो जाएगी। अब बचेगा A1 A2 C1 C2 A1 A2 C1 C2। ठीक है, तो मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब आपका काम C1 C2 C3 निकालना है। ठीक है, ये काम आपको होमवर्क में है, C1 C2 C3 का। ठीक है, तो ये थे आपके लघु घटक यानी माइनस। ये क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें इस वाले डिटरमिनेंट में आप इसके माइनस निकाल के दिखाइए। कोई से भी पूछ सकता है, वो आपको B1 का निकाल सकते हैं, B2 का भी बोल सकता है, C3 का भी बोल सकते हैं। अब इसकी जगह आपको नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब उसने बोला 5 का लघु घटक निकालिए, तो 5 का यानी कि ये कवर फिर ये कवर, तो ये जो बचेंगे ये इसके हो जाएंगे माइनस। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में पहले एक चीज और समझ लो कि इसको डिनोट किससे करेंगे। इससे तो डिनोट नहीं करने हम B1 B2 B3 या A1 A2 A3, इससे डिनोट नहीं करते हम। डिनोट करेंगे हम इसको, हम बोल रहे हैं इसको माइनस बोल रहे हैं यानी कि लघु घटक, तो माइनस m से डिनोट करेंगे हम इसको। किससे डिनोट करेंगे, अगर आपके लघु घटक निकालेंगे तो m से। m अब सभी के लिए m तो हम बोल नहीं सकते, जैसे कि ये है तो हम इसको m, इसको m और इसको m, हम सभी को m तो नहीं बोल सकते, हम इसको नया नाम देंगे m तो है भाई। अब जैसे कि A1 है तो यहाँ पर देखो ये 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है। इस चीज को बड़ी ध्यान से सुनना, यही चीज अगर आपको पता, अगर माइंड में बैठ गई तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें से एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M11 क्या हो गया, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 का। अगर इसकी बात करें ये, तो ये तो फर्स्ट रो तो है ही, अब ये आ गई सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम इसे लिख सकते हैं M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 11 12 ऐसे नहीं बोलना है, इसको बोलना है M11 और M12। इसकी बात करेंगे A3 की, तो ये आपकी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम ऐसे इसमें B1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर M फर्स्ट, आपकी सेकंड कॉलम आ गई अभी, सॉरी सेकंड रो। अब मैंने बताया था पहले रो आएगी फिर आएगा कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसकी बात करें हम M, तो आपकी ये सेकंड रो तो है ही, आपकी सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसकी बात करेंगे हम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा M13, ये हो जाएगा M23 और ये हो जाएगा M33। इसका मतलब है फर्स्ट 1 नहीं 3, सॉरी उल्टा हो गया ये 3 1, आपकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अगर हम निकालेंगे C1 C2 C3 के लघु घटक। ठीक है, तो ये आपको बड़े ही ध्यान से आपको ये अगर आपको ये आ गए तो इससे अगले वाला टॉपिक है जो सेकंडस यानी कोफैक्टर, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेकंडस यानी कि कोफैक्टर की ओर। तब तक इसे नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड यानी कि कोफैक्टर। अभी हमने पढ़ा था लघु घटक नहीं माइनस, अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर यानी कि सेकंड। वो कौन सा होगा, चलो देखते हैं। लघु घटक और सेकंड में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। बस आपको लघु घटक आ गए तो सेकंड में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
चलो कोफैक्टर की ओर चलते हैं हम। जैसे मैंने अभी आपको ये या मैंने आपको बताया था, अगर M11 की बात हो रही है तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बात आ गई समझ में? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं बात करूंगा M12 की तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M13 की तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही अगर M21 की बात करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से आगे होगी समझ में। अगर इसको हम एक जनरल नाम दे, इसी को अगर हम जनरल नाम दे तो क्या हो जाएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं इसको रख करके, MIJ। MIJ क्या है? I और J क्या है? I आप रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। M आपका माइनर वैल्यू उपखंड हो गया और IJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? रो एंड कॉलम को। जैसे कि I की जगह अगर मैं 1 रख दूं और J की जगह 1 रख दूं तो कितना बन जाएगा? M11। और अगर M इसकी जगह में I की जगह 2 और J की जगह 1 तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। बात आगे समझ में? I और J क्या है? रो एंड कॉलम। ठीक है, एक जनरल नाम हमने दे दिया MIJ। I हो गया रो, J हो गया कॉलम। ठीक है, तो अब हमारी बात है कोफैक्टर की। कोफैक्टर कौन से होंगे? कोफैक्टर होगा आपका, जैसे कि तो मैं एक जनरल सारणी लिख रहा हूं, तो देखना A11, A12, A13, B1, B21, B22 और B23, C31, C32, C33। ठीक है, तो ये मैंने ये इसमें एलिमेंट लिखे हैं और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A11, A12, A13 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो R11 को हमने क्या रिप्रेजेंट करा है? I और J से। रो और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करा है हमने? I और J से। तो हम अगर पहले को अगर टोटल इन सब का एक में बनाऊं तो हम इसे लिख सकते हैं AIJ। AIJ जहां पर I बराबर कितना है? 1 2 3 एंड J बराबर कितना है? 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका I और J दोनों। तो AIJ हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AIJ, यानी कि A कोई एलिमेंट है I जहां पर 1 2 3, J भी कहां है? 1 2 3 तक है। बात आ गई समझ में? तो अब हमारी बात आती है कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर कौन से होंगे आपके? जैसे कि अगर हम बात करें AIJ की, AIJ का सेकंड क्या होगा? एक मैंने बताया आपका लघु घटक MIJ। यहां पर बस डिफरेंस क्या है? -1 की पावर I प्लस J होता है। ठीक है, पहले हमें निकालने हैं लघु घटक, और अगर AIJ का हमें सेकंड निकालना है तो -1 की पावर I प्लस J होगा। -1 की पावर I प्लस J। सुन भाई, जैसे मैं इसका निकालना चाह रहा हूं तो इसका कैसे आएगा? I कितना है? 1 और J भी आपका कितना है? 1। -1 की पावर I कितना है? 1, J कितना है? 1, I कितना है? 1, J भी आपका 1 है। तो ये A11 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका निकाल रहे हैं हम? A11। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 की पावर 2
और m11। तो -1 की पावर 2 कितना होता है? मैंने बोल रखा अगर इवन पावर है, अगर पावर इवन है तो हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। तो प्लस m11, ठीक है, -1 की पावर 2 यानी कि आंसर प्लस में ही रहेगा, और m11। तो a11 का कोफैक्टर कितना आएगा? ओनली प्लस में m11। m11 मैंने आपको निकालना सिखाया है। कौन से क्या होता है? ये लघु घटक होते हैं। लघु घटक मैंने इससे पहले निकालने आपको सिखा दिए किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अगर अब इसी में अगर मैं यहाँ पर, ये तो हमने a11 निकाला, हमने ये निकालना है C32 का हमें सेकंड निकालना है। तो कितना आएगा? C32 का, ठीक है। ये हमने a लिया है तो यहाँ पर हमें सब में a करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर a यहाँ पर लिया तो यहाँ पर a करना पड़ेगा। हम चलो यहाँ पर a कर देते हैं सब में, क्योंकि a b c अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम सब में एक नाम ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें a करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर निकालना है, अगर a32 का निकालना है सेकंड, a32 का सहखंड निकालना है, सहखंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -1 की पावर i कितना है? 3, और j कितना है? 2, और mi कितना है? 3, और ये रहेगा 2। तो आंसर कितना आएगा आपका इसका? -1 की पावर 5, -1 की पावर 5, और m32। अब पावर ओड है, पावर इसकी ओड है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब जिसकी पावर ओड होती है और माइनस में नीचे है तो आंसर कितना आएगा? माइनस में। तो यह आएगा माइनस के m32। m32 मैंने निकालना सिखा रखा है। तो ये आपका लघु घटक है, यानी कि माइनस है। ये आपको मैंने पीछे निकाल दिया। बस आपका काम क्या है? माइनस का और इसमें ऐड कर देना, ठीक है। माइनस का और ऐड कर देना, तो इसका क्या आ जाएगा? ये a32 का सहखंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपका सहखंड आ गया a32 का, ठीक है। बात आ गई समझ में? अभी तो मैंने a लेके दिखाया आपको, मैं एक क्वेश्चन से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मैं आपको उसको। तो तब तक के लिए मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, और आपको उसका आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन क्या है? होमवर्क का आपको मान निकाल के दिखाना है 2, 3, -1 और 0 का, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका 0, -5, 1 और 3। और तीसरा क्वेश्चन है आपका a, 3, 2 और b, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। बस आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आप आज तक का काम यही है कोफैक्टर। इससे अभी तो हमने a1 पे करा है, आपको कल इसमें हम 3/3 की एक डिटरमिनेंट लेंगे, जिसमें आपके अल्फाबेट हो सकते हैं या फिर आपके नंबर होंगे। अब उसमें हम क्या निकालेंगे? पूरा आपका लघु घटक निकालेंगे और निकालेंगे सहखंड, ठीक है। और ये इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर करने हैं। तब तक के लिए टेक केयर।